हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड ड्राइंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। इस सब्जेक्ट में आज का हमारा जो टॉपिक है वह है ड्राइंग बेसिक्स। तो कैड में आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ड्राइंग के बेसिक को एक बार रिवाइज करें, क्योंकि कैड के अंतर्गत यानी कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के अंतर्गत हमें वही सारी चीज़ें सीखनी हैं जो हमने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग 1 के अंतर्गत देखा था। ठीक है, क्योंकि कैड हमारा है बेसिकली कन्वेंशनल ड्राइंग को कंप्यूटर की सहायता से बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो जब तक हमें जो बेसिक ड्राइंग है उसके बारे में एक कंप्लीट जानकारी नहीं होगी, हम कैड के द्वारा ड्राइंग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं जो ड्राइंग है या इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये बेसिकली इंजीनियर्स का अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का एक साधन है। वैसे तो कोई आइडिया या कोई विचार हम कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे विचारों को लिखकर या बोलकर, या उसको फिर मैथमेटिकल कन्वर्जन करके, ठीक है, या फिर चित्रों के द्वारा ड्राइंग के द्वारा दिखा करके, या फिर हम ग्राफ के द्वारा कंपैरिजन करके अपने आइडिया को व्यक्त कर सकते हैं, या फिर इन सबका सम्मिलित रूप के द्वारा, ठीक है, जिस प्रकार से हम व्यक्त करना चाहें ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आइडियाज़ डिफ़र होने पर जो मूल तत्व है उसमें वेरिएशन आ जाता है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अपने एम को प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, अब जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बड़ी फेमस लाइन है, ड्राइंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। तो इसका तात्पर्य यही है कि ड्राइंग इंजीनियरों की भाषा है और वो ड्राइंग के माध्यम से जो उनके मन में होता है या जो वो आइडिया को इमेजिन करते हैं उसको अच्छे ढंग से समझा पाते हैं। ठीक है, ड्राइंग का ही सहारा लेते हैं। और मान लीजिए कि कोई मशीन बनाने का विचार अमेरिका के किसी इंजीनियर के मन में उत्पन्न हुआ है, तो वो सफलतापूर्वक ड्राइंग के माध्यम से उस आइडिया को भारत में बैठे किसी इंजीनियर को समझा सकता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो ड्राइंग है ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हर जगह समझी जा सकती है, बशर्ते ड्राइंग बनाते समय एक प्रॉपर स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ड्राइंग विचारों व निर्माण के मध्य की एक कड़ी है। ठीक है, और अगर ड्राइंग हमारी त्रुटिपूर्ण होगी या अपूर्ण होगी तो निश्चित है प्रोडक्ट भी त्रुटिपूर्ण ही होगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो ड्राइंग के आधार पर ही तो बनाया जाता है। अब अगर ड्राइंग ही इरोनियस हो गई यानी कि त्रुटिपूर्ण हो गई, उसमें कमियां हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी कमियों वाला ही होगा और यथार्थ एक्यूरेट प्रोडक्ट हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब जो ड्राइंग में एक्चुअली एक आती है आर्किटेक्चरल यानी ड्राइंग। ये क्या है, तो किसी भी भवन या निर्माण या स्ट्रक्चर को बनाने से पूर्व उसके कार्य के बारे में, एक्शंस के बारे में, प्लान के बारे में जो स्टडी की जाती है। ठीक है, या फिर अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना हो, कोई बड़ा सा इमारत बनाना हो, तो उसमें कोई जो स्थान है उसका हम डिवाइडेशन किस प्रकार करेंगे, अर्थात बेडरूम कहाँ होगा, किचन किधर होगी, ठीक है, या फिर जो हमारे पास स्टोर रूम है ये सब कहाँ होंगे। इन सब का एक प्रॉपर प्लानिंग हमारे एस्थेटिक्स को भी ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ताकि जो स्ट्रक्चर तैयार हो वो ना केवल दिखने में अच्छा हो, ठीक है, बल्कि एक प्रॉपर साज सज्जा के साथ तैयार हो। ठीक है, इसके अलावा दूसरी होती है हमारे पास स्ट्रक्चरल ड्राइंग। तो पूरी बिल्डिंग या पूरी जो इमारत है वो जिसके आधार पर या जिस पर टिकी होती है उसकी ड्राइंग स्ट्रक्चरल ड्राइंग कहलाती है। इसके अंतर्गत हमारे पास कॉलम्स, रूफ, लिंटल, फाउंडेशन यानी नींव, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इनके अलावा कुछ अन्य प्रकार की ड्राइंग भी होती हैं जो कि बेसिकली ऑक्सिलरी ड्राइंग कही जाती है, यानी सहायक ड्राइंग, जैसे कि प्लान, एलिवेशन या सेक्शनल व्यू ऑफ ड्राइंग। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उसका प्लान यानी टॉप व्यू, ऊपर से कैसा दिखेगा, सामने से कैसा दिखेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल फिटिंग ड्राइंग, आप जानते हैं कोई भी बिल्डिंग हो बिना इलेक्ट्रिकल फिटिंग के कंप्लीट नहीं होगी, यूजेबल नहीं होगी। तो इसकी यानी पूरे बिल्डिंग की जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग है उसकी ड्राइंग, इसके अलावा प्लम्बिंग डिटेल्स, ये सब हमारे पास ऑक्सिलरी डिटेल्स में आ जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में एक एक लाइन के रूप में लिखा गया है जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है 3 डायमेंशनल ड्राइंग।
तो सबसे पहले ये जानना है कि थ्री डायमेंशनल होती क्या हैं। तो ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें 3 विमाएँ हों, ठीक है, जैसे कि उसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई अथवा गहराई हो, उसे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की ड्राइंग हमारी थ्री डायमेंशनल ड्राइंग कही जाती है। ये ऐसी ड्राइंग होती है जिससे हमें उसकी लंबाई के बारे में, चौड़ाई के बारे में और ऊंचाई अथवा गहराई के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल पाती है। थ्री डायमेंशनल ड्राइंग बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक है हमारी ऑर्थोग्राफिकल ड्राइंग, ठीक है, दूसरा है पिक्टोरियल ड्राइंग। अब जो ऑर्थोग्राफिकल ड्राइंग है, इस ड्राइंग को बनाते समय जो हमारी प्रोजेक्शन लाइंस हैं वो ड्राइंग प्लेन की बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं, अर्थात लंबवत होती हैं, और 3 परस्पर लंबवत कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आधारित होती हैं, ठीक है, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ये आधारित होती हैं, जिसमें एक में उसका टॉप व्यू, दूसरे में फ्रंट व्यू, तीसरे में सेक्शन साइड व्यू या सेक्शन व्यू बन जाते हैं, ठीक है। और प्रक्षेपों के द्वारा इन्हें दर्शाने के लिए हमारे पास 2 विधियाँ होती हैं। एक होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, दूसरा होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो उसका हम सेकंड और फोर्थ में प्रोजेक्शन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इसमें हमारे दोनों प्लेन्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक ही में कंसाइड हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारी ड्राइंग नहीं बन पाती है, ठीक है। प्रथम कोणीय प्रक्षेप यानी जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, इसमें जो टॉप व्यू होता है हमारा वो नीचे बनता है, एक रेफरेंस लाइन के नीचे, और फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, इसमें टॉप व्यू हमारा किसी रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है और जो फ्रंट व्यू है वो रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है। हालांकि ये सारी बातें आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जब प्रोजेक्शन पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा। यहाँ हमें जस्ट रिवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये डायग्राम दिखाया गया है, ध्यान से देखिए। अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करें तो हम देख रहे हैं ये हमारी रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन के ऊपर हमारा एलिवेशन है, एलिवेशन यानी फ्रंट व्यू, और उसके नीचे हमारे पास ये प्लान है यानी टॉप व्यू। तो हम इसको देख के समझ जाएंगे ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है, ठीक है। भले ही हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, पर हम डायग्राम को देख के आसानी से ये अनुमान कर लेंगे कि ये किस एंगल में बनी होगी, क्योंकि हमें पता है अगर फर्स्ट एंगल है तो उसमें फ्रंट व्यू यानी एलिवेशन रेफरेंस लाइन के ऊपर बनेगा, और जो उसका प्लान यानी टॉप व्यू है वो रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है तो हमें पता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो प्लान होता है यानी टॉप व्यू वो रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है, और एलिवेशन यानी कि फ्रंट व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे बनता है। तो इस प्रकार से हम इन फिगर्स को देख करके, डायग्राम को देख करके ये बता सकते हैं कि ये फर्स्ट एंगल में है या थर्ड एंगल में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ड्राइंग होती है 3D ड्राइंग, वो है पिक्टोरियल ड्राइंग। तो ये जो पिक्टोरियल ड्राइंग होती है ये 3D ड्राइंग होती है, और इसकी सहायता से हम एक ही ड्राइंग में, एक ही इमेज के अंतर्गत किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई की कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। यानी इसमें अलग अलग ड्राइंग नहीं बनाते, जैसे टॉप के लिए अलग, फ्रंट के लिए अलग, नहीं। इसमें ड्राइंग एक ही होती है और उसे इस प्रकार से किसी एज के रिस्पेक्ट में रखा जाता है, किसी किनारे के रिस्पेक्ट में, ताकि हमें एक ऐसे स्थान से देखें जहाँ उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। बेसिकली ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है आइसोमेट्रिक ड्राइंग और दूसरी होती है हमारी पर्सपेक्टिव ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग के अंतर्गत इसकी लंबाई, चौड़ाई व जो डेप्थ है एक ही पॉइंट से हम एक ही पॉइंट के या एक ही ड्राइंग में देख सकते हैं। इसमें वस्तु की जो एज है इसको इस प्रकार घुमाते हैं कि इसकी तीनों डायमेंशंस आसानी से दिखाई पड़ सकें। जैसे इस डायग्राम में देखिए आप, ठीक है। इसमें जब हम इस पॉइंट के अबाउट इसे रोटेट करेंगे तो हमें इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही डायमेंशंस के बारे में एक सफिशिएंट नॉलेज हमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्सपेक्टिव ड्राइंग। पर्सपेक्टिव 3D ड्राइंग एक ऐसी ड्राइंग होती है जिसके अंतर्गत हमारे पास जो प्रोजेक्शन लाइंस होते हैं वो हमारे दृष्टि पॉइंट पर मिलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। इस ड्राइंग में जो हमारी ड्राइंग तैयार होती है, जो प्रोजेक्शन तैयार होता है,
वो दो सिस्टम से बनता है जो कि प्रोजेक्शन प्लेन के पोजीशन पर डिपेंड करता है। अगर हमारी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में है तो जो प्रोजेक्शन बनता है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा बनता है, ठीक है। और दूसरा, अगर हमारा प्रोजेक्शन प्लेन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच हो तो हमारा जो प्रोजेक्शन बनता है वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटा बनता है, ठीक है। ये सारी बातें आपने प्रोजेक्शन सेक्शन के अंतर्गत पिछले सेमेस्टर में देखा है, हमें जस्ट यहाँ रिवाइज करने की बात है ताकि अगर वाइवा में पूछा जाए तो आप बता सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट का आकार यानी साइज ऑफ ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट के साइज़ और ड्राइंग टेबल के साइज़ की बात करें तो ये सब आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा। फ़िलहाल हम यहाँ एक बार देख लेते हैं। हमारे पास जो ड्राइंग शीट होती है वो बेसिकली 5 या 6 प्रकार की होती है। जैसे उसमें एक है हमारे पास A0 साइज़, दूसरा है A1 साइज़, फिर है A2 साइज़, फिर है A3 साइज़, फिर है A4 साइज़ और लास्ट में एक है हमारे पास A5 साइज़, ठीक है। तो ड्राइंग शीट इन साइज़ की होती हैं, जिसमें जो A0 साइज़ है इसकी डायमेंशनिंग होती है 1189 इंटू 841, ठीक है। 1189 इंटू 841। A1 की साइज़ को लिखते समय हम 841 को आगे ले लेते हैं, 841 और इंटू 1189 का हाफ करके लिख देते हैं। तो 1189 का हाफ आ जाएगा 594। नेक्स्ट A2 का डायमेंशनिंग करते समय, इसको लिखते समय 594 को आगे ले लेंगे, 594 और इंटू 841 का हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 420। ये A2 की साइज़ है। नेक्स्ट A3 की साइज़ लिखते समय 420 को आगे ले लेंगे और 594 का आधा कर देंगे जो 297 होगा। A4 की डायमेंशनिंग करते समय हम सबसे पहले 297 को आगे लेंगे और इनटू करके 420 का हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 210। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो 4 सीटें 5 थी, जैसे A0 वाली हो गई, A1 वाली हो गई, A2 वाली हो गई, A3 वाली हो गई और ये A4 वाली लास्ट में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और बचती है जिसे हम A5 कहते हैं। तो A5 की जब डायमेंशनिंग करेंगे तो 210 को आगे ले लेंगे और 297 का हाफ करके पीछे लिख देंगे, कुछ इस प्रकार से। जैसे हम नीचे 2 लाइन मिटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर A5 इक्वल्स टू 210 इंटू 148। ये हमारी A5 का डायमेंशंस हैं और इसको हमें आना चाहिए। वाइवा में पूछा जा सकता है A4 सीट की डायमेंशंस बताइए, तो आपको कहना होगा 297 इंटू 210, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, इस तरीके से लिख सकते हैं। हालांकि अगर जिस पैटर्न पर हमने बताया है अगर आपको A0 का याद है तो बाकी सारी के सारी लिख के बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा अगर एक ही सीट में हमें इनको बताना हो तो कैसे बताएंगे। ध्यान दें, जो हमारी ड्राइंग सीट है उसमें जो बड़ी वाली साइड है यानी लंबाई और जो छोटी वाली साइड है चौड़ाई, इनका रेशियो हमेशा √2 के बराबर होता है, ठीक है। यानी बड़ी वाली साइड अर्थात लंबाई और नीचे वाली साइड या दूसरी साइड यानी चौड़ाई, इनका रेशियो क्या होगा, √2 के बराबर होगा। ये सवाल पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में कि किसी ड्राइंग सीट में दोनों साइड्स का रेशियो क्या होता है, तो वो होता है √2 टाइम्स, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब मान लो हमारे पास ये एक ही ड्राइंग सीट है और इसमें हम सारी सीट को दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे। तो ध्यान से देखिए, जो बड़ी वाली सीट है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई दी गई है 1189 और चौड़ाई दी गई है 841, ठीक है। अब हमें अगर A1 सीट दिखानी है तो ये कौन सी हो गई, पहली वाली A0। अगर A1 दिखानी है इसके अंतर्गत तो क्या होगा, A1 का फार्मूला होता है डायमेंशंस होती हैं 841 इंटू 1189 का आधा। तो जो 841 है वही 841 के बराबर होगा, तो 841 तो ये आ गई हमारे पास। और उसके बाद दूसरा हम अगर देखें 1189 तो इसका आधा कर देंगे, ये वाली जो सीट हमें मिल जाएगी ये हो जाएगी A1। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास A2 सीट। तो A2 सीट में क्या आ जाएगा, जो 594 है वो आधा इधर आ जाएगा और 841 का आधा कर देंगे। तो 594 हमें कहाँ से मिलेगा, 594 हमारे 1189 का आधा होगा, तो हमें कुछ यहाँ से मिल जाएगा ये इस प्रकार से, ये वाला सेक्शन, ठीक है। जो 594
ठीक है, इंटू 420 तो आ जाएगा A3। और अगर ये जो हमें आधा मिला है, इस A3 का जो दूसरा बचा हुआ सेक्शन इसका आधा करें तो हमें क्या मिल जाएगा, A4 मिल जाएगा, सॉरी A3 मिल जाएगा। A3 का आधा करें तो A4 मिल जाएगा और A4 का आधा करेंगे तो A5 मिल जाएगा। ठीक है, इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग की रचना। तो ड्राइंग में बेसिकली हमारे पास कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे जो 4 नंबर है यहाँ हम टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। यह हमारा बॉर्डर होता है ड्राइंग शीट में, जो 5 से 10 mm की चौड़ाई में होता है। ठीक है, इधर हालांकि बेसिकली हम 20 से 30 mm रखते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर, ताकि अगर इसे किसी फाइल में पंच करना हो तो आसानी से पंच किया जा सके। ठीक है, जब आपने ड्राइंग शीट का डिटेल देखा होगा पिछले सेमेस्टर में तो वहाँ ये सारी बातें बताई गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग शीट को मोड़ना। अगर कभी कभार हमें ड्राइंग शीट को फोल्ड करना हो तो हम इसे A4 शीट के आकार में मोड़ते हैं ताकि इसे आसानी से फाइल्स में लगाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइंग में यूज की जाने वाली कई सारी लाइंस, विभिन्न लाइन। जैसे हमारे पास जो मेन लाइंस होती हैं, एक है थिक कॉन्टिन्यूस लाइन, यानी मोटी क्रमिक रेखा। इसका उपयोग हम किसी ड्राइंग के बाहरी रेखा को यानी आउटलाइंस को उसके रिप्रेजेंट करने में करते हैं। ठीक है, दूसरी आती है थिन कॉन्टिन्यूस लाइन। थिन कॉन्टिन्यूस लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसका कई सारे एरिया में यूज करते हैं, जैसे कि डायमेंशन लाइन के रूप में, प्रोजेक्शन लाइन के रूप में, एक्सटेंशन लाइन के रूप में, और सेक्शन लाइन के रूप में, कंस्ट्रक्शन लाइन के रूप में, हैचिंग लाइन के रूप में। इस सब में कौन सी लाइन यूज की जाती है तो होती है थिन कॉन्टिन्यूस लाइन। ध्यान से है, डायमेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, सेक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, हैचिंग लाइन, इन सब में हम थिन कॉन्टिन्यूस लाइन का उपयोग करते हैं। उसके बाद है हमारे पास फ्री हैंड लाइन। तो जो फ्री हैंड लाइन ये एक रस्सी जैसी दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसका उपयोग हम सीमा रेखा या कोई हर्डल दिखाने के लिए, अवरोध दिखाने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थिन जिगजैग लाइन। इसका उपयोग कोई वही इंटरप्टेड या इंटरप्शन दिखाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डैश्ड लाइन। तो डैश लाइन का उपयोग कोई हिडन पोर्शन होता है उसको दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है थिन डैश्ड लाइन, इसका भी वही उपयोग होता है। और इसके बाद है हमारे पास थिन चेन लाइन। इसका उपयोग बेसिकली हम सेंटर लाइन या सिमेट्री लाइन ये सब दिखाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लाइंस हैं जिनका हमें उपयोग पता होना चाहिए। ठीक है, और ये लाइन इसमें डायग्राम में किस प्रकार से दिखाई गई है आप देख सकते हैं। जो हमारी ये मेन लाइन है, आउटर लाइन, ध्यान से देखें, इसे थिक कॉन्टिन्यूस लाइन के द्वारा दिखाई गई है। तो यहाँ लिखा गया आउटलाइन, जो थिक कॉन्टिन्यूस लाइन है ये आउटलाइन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये हिडन पोर्शन है, तो यहाँ हिडन लाइन से इसे दिखा रहे हैं। और ये जो बीच वाला है सेंटर को दिखा रहा है, इसे सेंटर लाइन कह रहे हैं। ठीक है, ये डायमेंशन लाइन है जो एरो वाली है, ये डायमेंशन लाइन है। और इसके बगल में जो छोटी सी पॉइंट है जो डायमेंशन एरो के पॉइंट्स पास में है, इसे प्रोजेक्शन लाइन कहा जाता है। तो इस प्रकार से डायग्राम में इनका हम यूज करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वाइवा में पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्शन थिन कॉन्टिन्यूस लाइन का उपयोग कहाँ करते हैं, या कोई 4 ऑप्शन दे दें इसमें किस में नहीं करते। मान लो कह दिया सेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, हैचिंग लाइन और एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, और उसमें एक दे दिया आउटलाइन, डायग्राम का आउटलाइन, तो इसमें कहाँ नहीं करेंगे। तो आपको पता है आउटलाइन में हम थिक कॉन्टिन्यूस का उपयोग करते हैं, ना कि थिन कॉन्टिन्यूस लाइन का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्केलिंग यानी मापनी। मापनी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है किसी ड्राइंग में, क्योंकि आप जानते हो जो ड्राइंग शीट है उस पर हम ड्राइंग को यानी किसी ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन को उसके एक्चुअल साइज से छोटा अथवा बड़ा बनाते हैं, या कभी कभी एक्चुअल साइज का भी बनाते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमें स्केल यानी कि मापनी की आवश्यकता पड़ती है। तो मापनी वो है अनुपात है जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट के ड्राइंग को कम अथवा बड़ा करके बनाते हैं, छोटा अथवा बड़ा करके बनाते हैं। मापनी बेसिकली 3 प्रकार की होती है। एक होती है सम मापनी यानी फुल साइज स्केल। ठीक है, दूसरी होती है वृद्धि कारक यानी इनलार्जिंग स्केल, तीसरी होती है लघु कारक यानी रिड्यूसिंग स्केल। तो जो सम मापनी है यानी फुल साइज स्केल है, इसमें हम ड्राइंग को ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज़ के बराबर बनाते हैं। जो वृद्धि कारक है, इसमें ड्राइंग हम बड़ी करके बनाते हैं, अर्थात जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसका एक्चुअल साइज छोटा होता है और ड्राइंग हम बड़ी करके बनाते हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एरिया में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लघु कारक मापनी, रिड्यूसिंग स्केल। इसमें हम ड्राइंग छोटी बनाते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे पुल हो गए, रेलवे ब्रिज हो गए,
इनकी ड्राइंग को बनाने के लिए हम रिड्यूसिंग स्केल का उपयोग करते हैं। ये बेसिकली सिविल एरिया में यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें एक और पॉइंट आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये क्या होता है, तो इसी की सहायता से हम जो स्केल होता है मापनी को उसको सेट करते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव स्केल का फार्मूला पूछा जा सकता है, तो ये क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग शीट पर माप, यानी ड्राइंग की माप अपान वास्तविक माप, यानी वस्तु की ड्राइंग शीट पर माप या वस्तु की ड्राइंग में माप अपान वस्तु की वास्तविक माप, इसी को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और यही हमारा आरएफ कहलाता है, जो कि स्केल का वो फ्रैक्शन होता है जिसकी सहायता से हम ड्राइंग को कम या ज़्यादा छोटी या बड़ी साइज़ में बनाते हैं, ठीक है। अगर सम मापनी है फुल साइज स्केल तो उसका आरएफ वैल्यू 1 होता है। वृद्धि कारक मापनी है इनलार्जिंग स्केल तो आरएफ वैल्यू जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो 1 होगा, और जो लघु कारक मापनी है रिड्यूसिंग स्केल उसमें इसका न्यूमरेटर पार्ट 1 होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप पिछले क्लास में जानते भी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग जानते हैं, बिना डायमेंशनिंग के कोई भी ड्राइंग परफेक्ट नहीं होती है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती है, ठीक है। ड्राइंग के द्वारा ही हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु के माप को सही इमेजिन कर पाते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं, और उसके अनुसार फिर वस्तु का निर्माण संभव हो पाता है, ठीक है। एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई हमें ड्राइंग की डायमेंशनिंग करनी है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सारे के सारे जो हम डायमेंशनिंग कर रहे हैं वो सब एक ही यूनिट में होने चाहिए। और इसके लिए हम एक लाइन लिख सकते हैं अपने टाइटल ब्लॉक के ऊपर, ऑल डायमेंशंस आर इन mm इंचेज जिसमें भी हों, ठीक है। डायमेंशनिंग के कुछ सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल, जैसे कि बिमा की इकाई समान होनी चाहिए, यानी जितने किसी ड्राइंग में जितने भी सेक्शन हैं जिसकी भी डायमेंशनिंग कर रहे हैं वो सब सेम यूनिट में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ पोर्शन को mm में, कुछ को सेंटीमीटर में, कुछ को इंच में कर रहे हैं, फिर इससे ड्राइंग का एनालिसिस नहीं हो पाएगा ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो डायमेंशन लाइंस हैं उनको हमेशा थिन कॉन्टिन्यूस लाइन की सहायता से दिखाते हैं, ठीक है। प्लान एलिवेशन या साइड व्यू को एक बार में जो उनमें सेक्शन है, पैरामीटर्स है, उनकी डायमेंशनिंग जरूर करनी चाहिए, ठीक है। बीमा लाइंस एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, हमें डायमेंशन लाइन इस प्रकार खींचनी चाहिए कि वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें, ठीक है। इसके अलावा बीमीय रेखाओं को इस प्रकार दिखाना चाहिए कि हमें वाहिद, और हाँ जो डायग्राम है, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास ये डायग्राम है, इसके हमें जो आउटर लाइंस है इसको बीमा के रूप में यूज नहीं करना चाहिए। पता चला इसके बगल में ही 25 लिख दिया कि ये लाइन हमारी 25 mm की है, नहीं, ये रॉन्ग तरीका है। इसके लिए सबसे पहले आप डायमेंशन लाइन खींचिए और उसके द्वारा फिर ये बताइए कि 25 है या जो है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर कोई सर्कुलर सेक्शन है तो उसमें रेडियस को आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और डायमीटर को फाई के द्वारा, ठीक है। अगर स्क्वायर सेक्शन है तो एस क्यू के द्वारा लिखते हैं, और अगर हमारा स्फेयर है तो उसको एस के द्वारा उसकी डायमेंशनिंग शो की जाती है, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इसके अलावा डायमेंशनिंग करने के लिए हमारे पास मेनली 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है अलाइंड सिस्टम और दूसरा होता है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। अलाइंड सिस्टम जो होता है इसमें जिस ओरिएंटेशन में हमारी डायमेंशन लाइन होती है उसी ओरिएंटेशन में हमारे डायमेंशन डिजिट लिखे जाते हैं। जैसे हमारे अगर डायमेंशन लाइन इंक्लाइंड है, ठीक है, इस प्रकार से, तो जो हमारे डायमेंशन डिजिट होंगे वो भी ऐसे इंक्लाइंड ओरिएंटेशन में लिखे जाएंगे। अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में लिखे जाएंगे, वर्टिकल है तो ऐसे वर्टिकल में लिखे जाएंगे। और दूसरा होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में हमारे पास हमारी डायमेंशन लाइन कैसी भी हो पर हमारे जो ये डायमेंशन डिजिट होते हैं वो हमेशा और हमेशा एक ही ओरिएंटेशन में, दैट इज हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में लिखे जाते हैं। जैसे इंक्लाइंड लाइन है तो भी हॉरिजॉन्टल में, अगर हॉरिजॉन्टल है तब तो हॉरिजॉन्टल में लिखे ही जाएंगे, और अगर वर्टिकल है तो भी हॉरिजॉन्टल में ही लिखे जाएंगे। तो इस प्रकार से डायमेंशनिंग के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 सिस्टम हैं, जिसमें एक तो है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल में हमारे डायमेंशन डिजिट हमेशा एक ही डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं, और अलाइंड सिस्टम में जिस प्रकार से हमारी डायमेंशनिंग लाइन ओरिएंट होगी उसी प्रकार डायमेंशनिंग डिजिट होंगे। अगर डायमेंशनिंग लाइन इंक्लाइंड है तो डायमेंशंस भी इंक्लाइंड होती हैं, ठीक है। ये कुछ डायमेंशनिंग के बारे में था जो आप जानते ही हैं, नो डाउट। बस हमारा मोटिव था इनको रिवाइज करना जो हमने किया है, ठीक है। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच।